वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी का जो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जो हम पढ़ेंगे विकास के आधार पर संसाधनों के बारे में। विकास के आधार पर संसाधनों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला पार्ट आता है हमारा संभावी संसाधन। संभावी संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे भारत के पश्चिमी भाग में, विशेषकर राजस्थान में, पवन ऊर्जा भी बहुत मात्रा में और सौर ऊर्जा भी बहुत मात्रा में है, लेकिन उनका विकास हम नहीं कर पा रहे हैं सही ढंग से। तो इसे हम क्या कहते हैं? संभावी संसाधन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आता है हमारा विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होते हैं? तो विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग की गुणवत्ता भी हमें पता चल चुकी है और उसकी मात्रा भी निर्धारित कर चुके हैं, मतलब जिसका इस टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, उसे हम विकसित संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा भंडार। भंडार क्या होता है? तो भंडार ऐसे संसाधन हैं जिन्हें हमें पता तो है कि हाँ ये कैसा बनेगा, लेकिन प्रौद्योगिकी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। उन संसाधनों को हम भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलाकर हम पानी बना सकते हैं, लेकिन हम इस टाइम पे इस तकनीक का उपयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें तकनीक का अभाव है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा संचित कोष। संचित कोष क्या होता है? संचित कोष ये होता है जिसको उपयोग करने के लिए हमारे तकनीकी सहायता में उपयोग हम कर सकते हैं, परंतु हम उसको अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं। हमने उसे किसके लिए बचा के रखा है? भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बचा कर रखा है। उसे हम कहते हैं संचित कोष। इसके बाद आता है संसाधनों का विकास। संसाधनों का विकास किस टाइप से, कहाँ से, कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो, पहले हम पढ़ते हैं सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास ऐसा विकास कहलाता है जहाँ पर आर्थिक विकास, हम ऐसा विकास करेंगे जहाँ पर ना तो हम पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएंगे और ना ही भविष्य की पीढ़ियों की अधिकारों की या उनके विकास की प्रक्रिया में अवहेलना करेंगे, मतलब उनके विकास को हम नहीं रोकेंगे और पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे। ऐसे आर्थिक विकास को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रियो डी जनेरियो सम्मेलन 1992। ये क्या था? ये एक शहर है ब्राज़ील का जिसका नाम है रियो डी जनेरियो। वहाँ पे जून 1992 में 100 देशों ने भाग लिया था और वहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि विश्व स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की बात की गई थी। इससे पहले तक पर्यावरण संरक्षण के बारे में इतनी ज़्यादा बात नहीं की गई थी। इस सम्मेलन में एजेंडा पास किया गया था जिसका नाम पड़ा था एजेंडा 21, और इसमें किसकी बात की गई थी? तो इसमें पर्यावरणीय क्षति की बात की गई थी, गरीबी की बात की गई थी और रोगों से हम कैसे निपट सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया गया था। ये किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? तो ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन UNCED द्वारा लाया गया था। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना हमारा क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन कहलाता है। अब हम संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं? जैसे हम अपना भारत का एग्जाम्पल लेते हैं। भारत एक बहुत बड़ी कंट्री है। इसमें हम अगर उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है, और अगर हम दक्षिण में देखेंगे तो हमारे सागर हैं। बीच अगर पठारों को देख लें, हमारे पास पठारों में कितने सारे मिनरल्स, खनिज लवण पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे भारत के हर एक भाग में समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तो उसको पूरे भारत में समान रूप से वितरण करना ही क्या कहलाता है? हमारा संसाधन नियोजन कहलाता है। इसको हम किस टाइप से कर सकते हैं? तो इसको हम इस टाइप से कर सकते हैं कि पहले तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे सर्वमान्य रणनीति बनाएंगे। पहले हम उसकी योजना बनाएंगे और फिर हम देखेंगे एक मैप बनाकर कि कहाँ पे कौन सी चीज़ उपलब्ध है, तो संसाधनों की उपलब्धता को निश्चित करेंगे हम। इसके बाद हम क्या करेंगे, उसको मूल्य हम विकास कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हम प्रौद्योगिकी का विकास करेंगे। प्रौद्योगिकी का विकास करने के बाद उस संसाधनों को हर एक क्षेत्र तक वितरण करेंगे, मतलब हर एक क्षेत्र तक पहुंचाएंगे। इन्हीं चीज़ों को हम संसाधन विकास कहते हैं। भारत में संसाधन नियोजन के लिए क्या क्या काम किया गया है? तो पहले तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय सर्वेक्षण या फिर मानचित्र बनाने का काम करते हैं।
फिर संसाधन विकास योजनाएं लागू करते हैं। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम प्रौद्योगिकी और कौशल संस्थागत नियोजन ऐसे बनाते हैं, संसाधन विकास योजनाएं और राष्ट्रीय विकास योजना में फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का समन्वय मतलब हर एक क्षेत्र तक उस चीज़ को पहुंचाने की जिम्मेदारी लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संसाधनों का संरक्षण। हमें पता है संसाधन जो है हमारे पास बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है जो एकदम इस चीज़ को अच्छे से बताती है हमें कि संसाधन हमें किस टाइप से यूज़ करना चाहिए। हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूरा करने के लिए तो संसाधन है, लेकिन किसी व्यक्ति की लालच की संतुष्टि करने के लिए या उसका पेट भरने के लिए, लालच की संतुष्टि करने के लिए हमारे पास संसाधन नहीं है। इसको हम एक और टाइप से कह सकते हैं कि हमारे पास किसी इंसान का पेट भरने के लिए तो संसाधन है, लेकिन अगर वो अपना पेट ही भरना चाहे तो उसके लिए संसाधन नहीं है। इस स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि संसाधन को हमें सही प्रकार से यूज़ करना चाहिए। इसके लिए हम 4R के नियम जैसे हमें क्या करना चाहिए, संसाधनों का कम यूज़ करना चाहिए, उसे पुनःचक्रित करके यूज़ करना चाहिए और पर्यावरण को ध्यान में देखकर उसको संरक्षण के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। इन संसाधन के नियमों को हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा भू संसाधन। भूमि भी हमें पता है कि भूमि हमारे लिए एक संसाधन के रूप में यूज़ होती है। कैसे? क्योंकि भूमि हमें क्या करती है, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करती है और उसको यूज़ करने के लिए भी हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। इस वजह से इसे भी हम एक संसाधन के रूप में गिन सकते हैं। अब हमें पता है कि हमारा भारतीय स्वरूप कैसा है, यहाँ पे पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और द्वीप भी है। तो इस टाइप से हमारे बहुत सारी विविधता पाई जाती है हमारे भारत के स्थलीय स्वरूप में। भूमि का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे। तो भूमि का उपयोग हम वन के रूप में करते हैं, कृषि के लिए यूज़ करते हैं, पड़ती भूमि के अतिरिक्त कृषि अयोग्य भूमि जैसे चारागाह के तौर पर हम यूज़ करते हैं, वृक्षों को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। कई भूमियाँ ऐसी हैं जो बंजर भूमि के टाइप में हमारे पास पड़ी हुई है। अब पड़ती भूमि क्या होती हैं, ऐसी भूमि जहाँ पर इस टाइम पे जहाँ एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए खेती ना की गई हो, उस भूमि को हम पड़ती भूमि कहते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे एक कृषि वर्ष में एक या उससे अधिक बार फसल बोई जाती हो, उसे हम शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भू निम्नीकरण और संरक्षण उपाय। भू निम्नीकरण क्या कहलाता है हमारा, तो भू निम्नीकरण जो होता है भूमि का खराब होना या मतलब भूमि को क्षति पहुंचाना, भू निम्नीकरण। और उसको हम संरक्षित किस टाइप से कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं भू संरक्षण। तो अब हम देखते हैं भू निम्नीकरण के कारण क्या क्या हैं। तो भू निम्नीकरण के कारण हम लिख सकते हैं कि पहला कारण है वन उन्मूलन, मतलब वनों की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही है, इस वजह से हमारी भूमि खराब हो रही है। अधिक पशुचारण की वजह से भी भूमि खराब हो रही है। खनन की वजह से भी बहुत ज़्यादा भूमि खराब हो रही है। और इनको हम सही कैसे कर सकते हैं, तो इन चीज़ों को ही ना करके हम भूमि को सही से बचा सकते हैं, मतलब भू निम्नीकरण कर भू संरक्षण कर सकते हैं। जैसे वन उन्मूलन की जगह हम पेड़ पौधों को लगाएं तो उससे हम भूमि को अच्छा कर सकते हैं। अति पशुचारण ना करके, खनन ना करके हम क्या कर सकते हैं, अत्यधिक खनन ना करके हम भूमि का संरक्षण कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है मृदा। मृदा जो है वो हमें पता है कई टाइप्स में बटी है। मृदा को अगर हम पहले उसमें देखें तो पहले इसके सबसे नीचे वाले पार्ट को हम अपक्षय रहित आधारी शैल कहते हैं। इसके आधार पर ही पता चलता है कि मिट्टी किस टाइप की होगी। उसके ऊपर वाली परत कहलाती है अंतः स्तरीय अपक्षय आधारी चट्टान और उसके ऊपर वाली परत कहलाती है उप मृदा अपक्षय चट्टान, जिसमें बालू, गाद और मृत्तिका आती है। और सबसे ऊपर वाली परत जो कहलाती है वो कहलाती है ऊपरी संस्तर की मृदा। हमारे सबसे ऊपर वाली परत में ही हमारा ह्यूमस पाया जाता है। इसके बाद मृदा का वर्गीकरण।
कई टाइप्स की मृदा है हमें पता है। तो फर्स्ट टाइप की मृदा हमारी आती है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कैसे बनती है? तो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन नदियों द्वारा जब ये हिमालय से उतर के आते हैं तो इनके द्वारा कई सारे निक्षेप लाए जाते हैं। ये निक्षेप जहाँ पे जमते हैं वहाँ पर ये डेल्टा बनाते हैं। इन डेल्टा से ही यहाँ पे जो मृदा पाई जाती है वो कैसी मृदा होती है? जलोढ़ मृदा होती है। ये जलोढ़ मृदा जो होती है वो कैसी होती हैं? तो ये रेत, सिल्ट, मृतक इन सब को मिलकर बनी होती हैं और ये नदियों के मुहाने पे ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर जलोढ़ मृदा जो है वो दो टाइप की होती है। एक पुरानी जलोढ़ जिसे हम बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ जिसे हम खादर कहते हैं। इनमें अंतर भी पूछा जाता है। तो देखो, पुराना जलोढ़ जो होगा वो पहले आया होगा तो ये इसके कण जो होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, ये उपजाऊ कम होती है। और नया जलोढ़ जो होता है इसके कण महीन होते हैं और ये उपजाऊ अधिक होती है। पुराना जलोढ़ तट से दूर होता है और नया जलोढ़ जो होता है वो तट के पास स्थित होता है।